दोस्तों, क्या बिग टेक भारत के कानून से ऊपर है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम जो है वो अब ये डिसाइड करेंगी कि आप क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत जैसी डेमोक्रेसी, अगर उसके प्रधानमंत्री का कंटेंट भी अल्गोरिदमेटिक एरर से रिमूव होता हुआ देखा जा सकता है, तो क्या आम आदमी की जो डिजिटल फ्रीडम है उसका वो कितनी सुरक्षित है, कितनी सिक्योर है, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमर जैदी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ मेटा, फेसबुक या फिर इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है उसका इशू नहीं है, और जो मेटा या फेसबुक की बात करते हैं बल्कि उससे भी आगे बढ़कर हर स्मार्टफोन यूजर जो भारत में लोग इस्तेमाल करते हैं उसका इश्यू बन जाता है। दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फेसबुक पोस्ट है वो टेम्परेरी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। उसके बाद में भारत सरकार ने मेटा से जवाब मांगा और समन किया गया ग्लोबल उसके हेड को, और जवाब आया तो जवाब को खैर भारत सरकार ने उसकी अपॉलॉजी को, जो क्लैरिफिकेशन है, उसको रिजेक्ट भी कर दिया। लेकिन मेटा ने क्लैरिफिकेशन में ये कहा कि एरर हुआ ये, और एरर बताकर उन्होंने रिग्रेट एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन सरकार की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने जो ये एल्गोरिदम है इसकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और प्लेटफॉर्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर सवाल उठा दी कि भाई अगर ऐसा एरर होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। और अब जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके सामने तीन बड़े सारे जो मुद्दे हैं वो आकर खड़े होते हैं। नंबर एक, कि क्या सिर्फ टेक्निकल ग्लिच कह देना काफी होगा या फिर अकाउंटेबिलिटी टॉप मैनेजमेंट तक होनी चाहिए, क्योंकि कोई तो जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी का कंटेंट इस तरह से हटा दिया जाता है तो कौन जिम्मेदार। नंबर टू, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस भारत में जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने उठाया। अगर प्लेटफॉर्म इस तरह के कंटेंट को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं करता तो क्या उसका लीगल प्रोटेक्शन यानी कि सेफ हार्बर उसका कंटिन्यू रहना चाहिए, सरकार ने सवाल उठाया। और उससे भी बड़ा तीसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि अल्गोरिदम की जो बायसेस है, अल्गोरिदम किस तरह से डिसाइड करते हैं किसकी रीच बढ़ेगी, किसको विजिबिलिटी जो है वो कम मिलेगी, किसका अकाउंट एम्पलीफाई होगा और किसका अकाउंट जो है वो सप्रेस होगा। दोस्तों, इसी बीच में व्हाट्सएप के जो मल्टीपल अकाउंट्स हैं उसको भी रिव्यू के अंडर रखा गया, ये खबर सामने आ रही है, जिससे जो प्लेटफॉर्म है उसके मॉडरेशन और ऑटोमेटेड जो इन्फोर्समेंट है उस पर नए सवाल उठकर खड़े हुए हैं। तो सवाल सिर्फ मेटा का नहीं है, सवाल डिजिटल डेमोक्रेसी और भारत की डिजिटल सॉवरेनिटी का भी। सॉवरेनिटी पे तो भारत को जाना चाहिए, पहले तो डेमोक्रेसी पे आए फिर उसके बाद सॉवरेनिटी पे जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी का स्वागत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है उमेश जी आपका, जय हिंद से आज। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, बड़े सारे सवाल हैं इस मुद्दे को लेकर, और जो मेटा ने अपॉलॉजी या जो क्लैरिफिकेशन दिया था उसको भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। अब जो यहाँ पर सवाल उठकर आ रहे हैं, बड़े सारे सवाल हैं कि जो बिग टेक है ये इनकी एल्गोरिदम, इनकी जो बायसेस हैं, किस तरह से किसको एम्पलीफाई करना है, किसको हटाना है, किसको बढ़ाना है, किसको सप्रेस करना है, किसको शैडो बैन करना है, ये सारे मुद्दे जो बहुत सालों से हम खुद उसके शिकार रहे, फेस करते आए हैं, अब फाइनली जाकर उसको भारत सरकार एड्रेस करेगी। मैं तो इतने सालों से मांग रही है कि भारत सरकार को उस पर कोई बड़ा कड़ा कानून रखना चाहिए, लेकिन फाइनली अब हम इस मुद्दे पर कुछ बात होती देख रहे हैं। हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी ने इन बिग टेक को समन कर लिया। तो आपको लग रहा है कि जो सरकार ने मांग की है कि भाई जो अल्गोरिदम की अकाउंटेबिलिटी, बायसेस, कैसे कैसे क्या होता है सब बताया जाए, होगा? बिग टेक इस सब के लिए तैयार होंगी? कैसे देख रहे हैं आप इसको? अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि जो मेटा कंपनी है उसके पास तीन एप्लीकेशन है। एक फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। भारत के अंदर फेसबुक के कम से कम आप देखिए 70 करोड़ यूजर है। अब ये देखिए, ये डेटा जो है एक तरह से आया हुआ है। उतने ही लगभग आप ये देख लीजिए, उतने ही लगभग शायद इंस्टाग्राम के यूजर्स हो सकते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा हो सकते हैं इंस्टाग्राम के। और स्नैपचैट के भी उतने ही ज़्यादा यूजर्स हो सकते हैं। और व्हाट्सएप के भी यूजर्स उतने ही होंगे, 80 से 90 करोड़। तो बहुत बड़ा मार्केट है भारत के लिए। और आप देखिए कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है 5 घंटे के लिए उन्होंने उसको बैन कर दिया, शेडो बैन कर दिया।
फिर वो बोल दिए, तो उन्होंने बोल दिया था दिस इज अ टेक्निकल एरर एंड ग्लिच, जिसको भारत सरकार ने एक तरह से रफा दफा कर दिया, बोला कि हम आपकी जो अपॉलजी है, अपॉलजी नॉट एक्सेप्टेड। आपको डायरेक्टली उन्होंने बोला है कि फेसबुक के जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, उनको एक तरह से भारत आके उनको अपॉलजी देनी पड़ेगी। और नई बात नहीं है अंबर जी, ये ऑलरेडी जो फेसबुक के जो ओनर है उन्होंने अमेरिका के अंदर भी अपॉलजी दी थी बहुत साल पहले, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे ख्याल से उसी संदर्भ में हमारे जो पार्लियामेंट्री पैनल के चीफ है उन्होंने ये बोला है कि आप जो है इसको जो अपॉलजी है आपको देनी पड़ेगी। जब मेटा का चीफ मार्क जुकरबर्ग अमेरिका की जो हियरिंग है, यूएस सेनेट हियरिंग के बाद वहां पर अगर कर सकता है तो भारत के अंदर भी कर सकता है। और कुछ देर पहले कल ही जो नजर आया है कि 24 आवर्स के लिए व्हाट्सएप के बहुत सारे ये जो राइट विंग के यूजर्स हैं उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। अंबर जी तो सोचिए 24 आवर्स के लिए उन्होंने एक तरह से बैन कर दिया है। आपको याद होगा नेपाल के अंदर क्या हुआ था, नेपाल के अंदर वहां की गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि नेपाल के अंदर वहां की गवर्नमेंट ने अमेरिकन सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया था और उसके बाद वहां पर रेजिम चेंज चालू हो गया था। अंबा जी सिमिलर चीज भारत में करना चाहते हैं, वो भारत के अंदर प्रोवोक करना चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अमेरिकन कंपनीज के ऊपर एक तरह से कोई एक्शन ले और वैसा ही रोष भारत के अंदर आए। और अभी जैसे यूथ का पावर हमने देखा था सीजेपी के अंदर, उसको एक तरह से चिंगारी देना चाहता है। और यहां पर उसके ऊपर एक तरह से आरोप ये भी लगाया गया है कि मेटा ने भारत के अंदर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के जो एडवर्टाइजमेंट है वो चला रहा है। अंबर जी ये एक तरह से भारत के अंदर एक रेजिम चेंज ऑपरेशन है, ये मेटा कर रहा है और ये नई बात नहीं है। इन्होंने अभी भी नहीं किया, 2018 के अंदर भी आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ने इनको अप्रोच किया और इनकी सर्विसेज ली थी और उस समय भी सबको मालूम पड़ गया कि भारत के अंदर एक डिस्टेबलाइजेशन प्रोग्राम चला रही है। ये सब चीज प्रूफ इससे बताते हैं कि ये जो बेटा है एक तरह से जानबूझ के गलती करता है, फिर बोलता है कि टेक्निकल एरर है। अब भारत सरकार ने बोल दिया है ये सब नहीं चलेगा, आपका जो कंटेंट जो मॉडरेशन जो एल्गोरिथम है वो पैरामीटर्स हमको बताइए, एम्प्लीफिकेशन प्रोग्राम बताइए, एम्प्लीफिकेशन पैरामीटर्स। आपके यहाँ पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का कंटेंट जो है वो एक तरह से मैग्नीफाई होता है, आपके यहाँ पर स्लर्स आप गाली देते हो उसके कंटेंट मैग्नीफाई होता है, जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट है वो मैग्नीफाई होता है, झारखंड का प्रोटेस्ट मैग्नीफाई नहीं होता। कंटेंट आप डिसाइड करते हो, आप एक तरह से देश के अंदर रेजिम चेंज ऑपरेशन कर रहे हो। और भारत सरकार ने बोल भी दिया है कि आपके पास अभी जो सेफ हार्बर मिला है सेक्शन जो आईटी एक्ट के अंदर, वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि आज के दिन में दे आर जस्ट कंटेंट प्रोवाइडर्स। इसके कारण भारत सरकार ने इनको एक तरह से जो है इनको एक तरह से एक इम्यूनिटी मिली है कि जो भी कंटेंट कोई पोस्ट कर रहा है उसकी जवाबदेही यूजर की होगी। पर अगर ये एक तरह से देखेंगे कि कौन सा कंटेंट हमको बढ़ाना है, कौन सी जो कंटेंट है उसको एम्पलीफाई करना है, तो आप पब्लिशिंग हाउस बन जाते हो, ये उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है। इसके अलावा आप देखिए मॉर्फ वीडियोस, प्रधानमंत्री मोदी जी के मॉर्फ वीडियोस, कितने लेडीज के जो है न्यूड वीडियोस, मॉर्फ वीडियोस, और कहां कहां पर एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस, ये सब चल रहा है देश के लोगों को गुमराह करने के लिए। और इसमें आप देखिए कि फेसबुक के अंदर आप जितनी गाली देते हो फेसबुक का एल्गोरिथम उसको एम्पलीफाई करता है और जितने व्यूज मिलते हैं उससे जो कंटेंट क्रिएटर है उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं। एक तरह से इकोसिस्टम ऐसा बनाया गया है कि भारत के अंदर गाली गलौज का जो ट्रेंड है उसको बढ़ाया जाए। और आपको जान के हैरानी होगी कि बिग टेक ने भारत के अंदर कम से कम 25 से 30 हजार करोड़ जो है कंटेंट के लिए भारत के अंदर बांटे हैं। और ये जो अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका के जो बिग टेक है वो भारत सरकार को उकसा रहे हैं कि आप कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आइए जेंजी आपका विरोध करना चालू कर दे।
ये एक तरह से नहीं, सौखे बट सोचे मुझे चल ऐसा रहे हैं। लगता है उकसाने वाली बात नहीं है यहाँ पे। देखिए, भारत के पास लेवरेज है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे ज्यादा इंटरनेट कंटेंट यूजर, कंटेंट कंज्यूमर, कंटेंट क्रिएटर सब हमारे देश में है। तो बिग टेक चलती भारत के दम पे है। तो ये कहना कि वो उकसा रहे हैं नेपाल जैसा कुछ हो सकता है, ये नेपाल नहीं भारत है। और ना ही जो हमारे देश की सरकार है वो इतनी कोई अपरिपक्व है जिस तरह के हालात हम नेपाल में देख रहे हैं। ना तो हम श्रीलंका है, ना नेपाल है, ना बांग्लादेश है, ना पाकिस्तान है। ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, ये मौका खुद बिग टेक्स ने भारत को दिया है। और मुझे लगता है कि आज नहीं बल्कि भारत सरकार को बहुत पहले एक स्ट्रिंजेंट पॉलिसी बनानी चाहिए थी, क्योंकि ये सारी चीजें किस तरह से असर कर रही हैं हमारे समाज को, पॉलिटिकल फैब्रिक को, सोशल फैब्रिक को, आने वाली जनरेशंस को। इसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो है कि इकोनॉमी को, चलिए एक इकोनॉमी क्रिएट हुई है, लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो अब इसके दुष्परिणाम है उस पर भी सोचते हुए एक पॉलिसी पहले से बनानी चाहिए। लेकिन आप जबकि पार्लियामेंट्री कमेटीज पे बात करिए तो सवाल ये है कि यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई है कि एल्गोरिदम जो है वो न्यूट्रल नहीं होते हैं पूरी तरह से। किसको कितना हटाना है, कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है, ये सारा उनके हाथ में होता है। जैसे कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी कहा कि जो हमारी ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, सबको मिला के इतनी रीच नहीं मिली जितना सीजेपी को चंद दिनों में मिल गई है। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई जिसको वो चाहेंगे उसको पुश दे देंगे। आज अगर हम में से कोई इस तरह का ऐसा कोई कार्य कर दे तो उसको शायद 100 मिलियन उसको सब्सक्राइबर्स भी मिल जाए, पता नहीं छप्पड़ फाड़ व्यूज भी मिल जाए। तो सब कुछ उनके हाथ में क्लियर हो गया। अब सवाल वही मिस्टेक को लेकर है जो सवाल पार्लियामेंट्री कमेटी ने उठाया है कि भैया खाली क्लैरिफिकेशन से बात नहीं चलेगी, आपको अकाउंटेबिलिटी देनी होगी, कौन जिम्मेदार है ये तय करना होगा। सब कुछ क्या बिग टेक्स इस सब के लिए तैयार होंगे? आपको लगता है कि जिम्मेदारी तय करेंगे कि भैया इनकी जिम्मेदारी है अगर कोई इस तरह का अल्गोरिदम कोई एरर देता है या कुछ होता है? देखिए अंबर जी, बिग टेक जो है सब चीज जो है वो मानने को तैयार होगा अगर भारत की लीडरशिप उनके खिलाफ जो उन्होंने स्टैंड अगर लेते हैं और उनको अगर थ्रेटन करके स्टैंड लेने का संकल्प बना लेते हैं तो सब कुछ करेगा। आपको मालूम है ये फेसबुक और ये गूगल ये वही कंपनी है जिन्होंने चाइना के लिए उनका सर्वेलेंस मैकेनिज्म बनाया। तो चाइना में रिस्ट्रिक्टेड है पर चाइना को सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी बना के देने वाला भी ये बिग टेक की है। और अभी इनका इन्होंने वही टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर भी यूज कर रहे हैं। 70 करोड़ यूजर, आप सोचिए 70 80 90 करोड़ यूजर्स इनके पास तीनों प्लेटफॉर्म में है। ये एक बहुत बड़ा डेटा है। चाइना में तो बैन हो चुके हैं, आप सोचिए 17% की आबादी में इनका कोई वजूद ही नहीं है। भारत इनका सबसे बड़ा मार्केट है। भारत सरकार अगर कोई टफ स्टैंड ले तो ये मान जाएंगे। इनको भी भारत का मार्केट चाहिए, डाइवर्स क्राउड है यहाँ पर, होमोजेनस क्राउड नहीं है। तो ये एक तरह से गोल्ड माइन ऑफ डेटा है भारत के लिए। भारत चाहे तो कर सकता है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को क्लियर कट शब्दों में बात करनी पड़ेगी। निशिकांत दुबे ने एक तरह से बोल भी दिया है कि जकरबर्ग को माफी मांगनी पड़ेगी और ये मेरा मानना है फर्स्ट स्टेप होगा। और सेकेंड, देश के अंदर एक तरह से पूछना पड़ेगा लोगों को कि क्या आपको आधार ऑथेंटिकेटेड करवाना है क्या। क्योंकि देखिए जैसे ही सरकार ये प्रोविजन लेते आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका जाएगी कि हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच जो है खतरे में, राइट ऑफ प्राइवेसी खतरे में। तो सबसे पहले सरकार को आउटरीच प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और इसके अंदर जो आधार कंपलसरी कराना नहीं कराना और इसका जो मोडालिटीज क्या हो सकता है। और एक चीज है, बिग टेक चाहे तो उनके पास एआई के जैसे उनके पास टूल्स है जिसमें वो पता लगा सकते हैं कि सामने वाला आदमी क्या बच्चा है, क्या उसकी उम्र 16 साल से कम है। ये सारे चीज उनके पास है, वो टूल्स भी यूज कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि भारत की सरकार की इच्छा शक्ति, ये सेम बिग टेक है जो यूरोप में रूल्स फॉलो करते हैं, सेम बिग टेक है जो हर एंग्लोस्फीयर में रूल्स फॉलो करते हैं। तो भारत में इनको फॉलो करने के लिए क्या प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से जितना मैंने भी सरकार तो यही कहा, आपने कहा कि अगर कोई सरकार कुछ पॉलिसी फ्रेम करती है तो ये पूरा आंदोलन खड़ा कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के लोग इतने मेच्योर हैं, वो सब कुछ समझते हैं अच्छाई बुराई
क्या कुछ है इस सबके बीच में। सरकार कोई भी पॉलिसी लाती है, हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बड़े से बड़े ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पे सदियों से कहा गया कि अगर इस पे कुछ हो गया तो आग लग जाएगी, देश उलट जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। राम मंदिर का हम देखते हैं, जिसपे जो पार्टियां कहती आई थी कि मुसलमान सड़कों पे आएंगे और आग लगा देंगे। 3 तलाक जैसे मुद्दे, कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इसके सामने मुझे लगता है कि वो उन मुद्दों के सामने ये कुछ भी नहीं है। तो भारत बहुत मैच्योर कंट्री है। आप अगर इस तरह की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आप देश की जनता को नहीं समझ रहे हैं फिर। अंबर जी ये मैं सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। अब सरकार पे सब कुछ निर्भर करता है कि सरकार ये जो है वो तय करे कि किस तरह की पॉलिसी लेके आनी है। अंबर जी, देश के अंदर जुडिशरी भी है, जुडिशरी के भी कोई कायदे होते हैं, वो भी एक तरह नहीं, से। आपको लगता है कि जुडिशरी इस तरह की चीजों पे अगर सरकार कोई पॉलिसी, जुडिशरी की है लेकिन कानून बनाना तो हम संसद से ही होगा ना, पॉलिसी वो देखिए लेके सर, आएंगे। बट इस साल अभी जो देखा जा गया है तो कुछ सालों से जब से मोदी सरकार आई है, जुडिशरी बहुत एक्टिव हो चुकी है। और उन्होंने जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल किया है, वैसे बहुत सारे फैसले उन्होंने लिए हैं। सरकार को मेरे ख्याल से अभी आउटरीच प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। लोगों को बताना पड़ेगा कि सब जगह ये है, कंप्लाई कर रहे हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग जो सरकार का कम्युनिकेशन है वो बहुत वीक है। MEITI के जो ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने एक तरह से भारत सरकार की जो अच्छी चीज़ें हैं वो जनता को नहीं बताया। सिमिलरली सरकार को, प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ा इंस्टाग्राम के ऊपर। आप सोचिए, प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा अपने मंत्रियों को कि आप इंस्टाग्राम में आइए, यूथ के साथ एंगेज करिए। ये एक तरह से सीधी बात है कि बीजेपी का IT सेल और MEITY और दूरदर्शन की एक तरह से एक तरह से फेलियर मैं मानता हूँ। दिस इज अ कंप्लीट फेलियर। और आप ये भी देखिए कि भारत के अंदर अब जिस हिसाब से जेंजी रेवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद भारत सरकार फूक फूक के कदम रखना चाहती है, क्योंकि बिग टेक कंटिन्यूसली आप देखिए कुछ ना कुछ कर रहा है जिसमें वो भारत सरकार को प्रवोक कर रहा है कि आप हमारे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। फिर बाद में इसको एम्प्लीफिकेशन बताया जाएगा कि कर्टेलिंग द फ्रीडम एंड ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक इंटरनेशनल कार्टेल जो है। एक मैं इसके उलट सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अब तक जिस तरह से भारत सरकार ने उन्होंने लीनियंट एक रवैया देखा है कि हम कुछ भी करें, कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से जो एक मोमेंटम प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो के बाद क्रिएट हुआ, उसका असर जितने लोगों तक वो पहुंचा, तो उसको उन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की। CJP को इतना ज्यादा वो एल्गोरिदम आगे बढ़ा रही है, उनके उनके सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स और व्हाटएवर कितनी रीच उनकी रही। तो ऑफ कोर्स अगर प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो हटाने का मतलब क्या यही तो है कि वो उस मैसेज को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ व्यूज आए हैं। तो ये उनको उम्मीद नहीं थी कि भारत सरकार की तरफ से इतना कड़ा रिएक्शन आएगा, क्योंकि अब तक उन्होंने लगा कि हम कोई क्लैरिफिकेशन देंगे हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो जो भी बिग टेक का सारा कुछ US गवर्नमेंट हैंडल करती है, क्या करना है सब कुछ उनके हाथ में। तो ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से उस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए उन्होंने किया गया, इंटेंशनल था। सरकार से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब एक मौका भारत सरकार के पास है एक बेहतर पॉलिसी फ्रेमवर्क के साथ आने का, और मुझे लगता है कि ये बहुत सही मौका है और सही दिशा में सरकार, या फिर हम पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करते हैं, वो जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर अंत में आते हुए एक बात ये है कि क्या AI मॉडरेशन और ह्यूमन रिव्यू की हम बात करते हैं, इसके बीच में आपको लगता है कि बेटर बैलेंस की जरूरत है, क्योंकि कई बार AI गड़बड़ भी कर सकता है। तो और उससे भी बढ़कर ये कि जो भारत की हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया में, पार्लियामेंट जो है वो रूल बनाएगी या नहीं बनाएगी, या फिर हम अभी भी सिलिकॉन वैली के जो एल्गोरिदम्स हैं उसी के बेस पे हम चलते रहेंगे। अंबर जी, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। क्लाउड AI ने ऑटोमेटिकली, अभी एक न्यूज़ आई है कि उन्होंने खुद के जो बनाए हुए एजेंटिक AI है उनको कैसे हैकिंग करना वो सिखा दिया है। तो AI जो है एक तरह से इंडिपेंडेंट होता हुआ नजर आ रहा है और फ्यूचर में आपकी ओवरसाइट से बाहर निकल चुका है मेरे ख्याल से। और आगे जाके इसके ऊपर कैसे इसका फ्रेमवर्क होना चाहिए, ग्लोबली इसके ऊपर एक एक्सेप्टेंस आने की ज़रूरत है।
सबसे बड़ी बात है कि आज डेट के अंदर डीप फेक वीडियोस, एक तरह से आप देखिए एआई जनरेटेड वीडियोस, एक तरह से मॉफ्ड वीडियोस, वो बहुत चल रहे हैं। और वहाँ पर जो है एआई जो कंटेंट है उसको सरकार ने पहले ही बोल दिया है कि आपको डालना पड़ेगा, इट्स एन एआई जनरेटेड कंटेंट। और बाद में एक और एक चीज जो चल रहा है, सिंथेटिक जो वॉइस है वो भी चल रही है कि आपकी वॉइस का थोड़ा सैंपल लेके मैं जो चाहें वो वॉइस क्रिएट कर सकता हूँ। तो एग्जैक्टली ये वो भी एआई जो है वो क्लोन क्रिएट भी कर सकता है। आप मैं चाहूँ जैसे मैं अभी अ, आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपना क्लोन एआई क्लोन क्रिएट करके, अब तो बहुत सारे लोग इसी तरह से कर रहे हैं, अपना क्लोन बना के जो चाहे कपड़े पहना सकते हैं, जिस तरह का बैकग्राउंड सेटअप स्टूडियो सब कुछ चेंज करके आप उसको स्क्रिप्ट में डालें और वो एआई आपकी वॉइस सैंपल से आप ही की आवाज में पूरा वीओ और हैंड और लिपसिंग जेस्चर सब कुछ वैसा ही करेगा। तो अब इस हद तक आ गया जिसको लेकर इनफैक्ट जो हमारे वो है गडकरी जी, वो भी गए थे, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट। देखिए अब है। अंबर जी, जो सबसे बड़ी बैक बात। टू द क्वेश्चन वही के अब मतलब भारत सरकार तय करेगी हम भारत में कौन क्या देखेगा, क्या होगा, या फिर अभी भी जो मेरा सवाल था उसी पे मैं आपसे जानना चाहूँ। देखिए कल मीटिंग है, देखा जाएगा कि क्या हो रहा है, और उनके ग्लोबल हेड आएंगे नहीं आएंगे, क्या करेंगे, वो देखने वाली बात है। पर भारत सरकार ने टफ स्टैंड ले लिया है कि मार्क जकरबर्ग को आपको एक तरह से अपोलोजाइज करना पड़ेगा, जो जैसे जकरबर्ग ने यूएस सेनेट में किया था। ये वो ही स्टैंड रहेगा। जब कंपनी का मालिक अगर अपोलोजाइज करता है और तो बहुत बड़ी बात होती है, एक तरह से एक्सेप्टेंस हो जाता है, और फ्यूचर में ना करने की एक उसको सख्त हिदायत जो है वो भी दी जाती है, ऐसा माना जाता है। और भारत बहुत बड़ा मार्केट है, और जकरबर्ग कभी नहीं चाहेंगे 80-90 बहुत करोड़ बड़ा का। मार्केट, बहुत बड़ा देश और दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और सबसे ज्यादा बिजनेस इन बिग टेक्स को भारत से मिलता है। ऑफ जुकरबर्ग अगर उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो उनके कंपनी से सही गलत और जैसे भी हुआ गलती से हुआ अगर हुआ है तो ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के इस दौर में कहा जाता है डेटा इज द न्यू वर्ल्ड और एल्गोरिदम्स जो हैं, वो नई पावर के रूप में देखी जाती है। जैसा कि हम देखते हैं किसी को दुकान करेंगे आप एल्गोरिदम्स का असर देखा। लेकिन हर पावर के साथ में अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, जैसे कि बनता है। लेकिन टेक्नोलॉजी की हम बात करें, इनोवेशन ज़रूरी है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी भी उतनी ही ज़रूरी है। एआई एफिशिएंट हो सकता है, लेकिन एआई जो है वो इनफेलेबल नहीं है। इसीलिए गवर्नेंस, ह्यूमन ओवरसाइट और जो क्लियर लीगल स्टैंडर्ड है उसका होना उतना ही ज़रूरी है। बिग टेक जितना पावरफुल होगा उतना ही बड़ा उसके ऊपर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है। लेकिन डेमोक्रेसी तब मजबूत होती है जब इनोवेशन अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ चलती है। दोस्तों, मैं मोहम्मद अली, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जय हमेशा। सिया राम, जय भारत।